आदित्य क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स पार्ट 3 जो पार्ट का नाम है मानोनेत्र, उस चीज़ को टॉपिक बाय टॉपिक समझेंगे। उसको बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करेंगे। तो टॉपिक का नाम है दृष्टि दोष। तो सबसे पहले दृष्टि दोष के बारे में ये है कि निकट बिंदु, जैसे आँखों के वह सबसे निकट एवं निकट वह बिंदु जहाँ पर रखी गई वस्तु ठीक तरह से दिखाई देती है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। यानी सबसे पॉइंट है कि निकट बिंदु किसे कहते हैं। अगर आप लोग की क्वेश्चन है तो ये टॉपिक आप लिख भी सकते हैं। जैसे आँखों के सबसे नज़दीक वह बिंदु जहाँ पर रखी गई कोई भी वस्तु ठीक तरह से दिखाई देता है, उसे निकट बिंदु कहते हैं। समान आँख के लिए निकटतम बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। ये भी क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। जो भी निकट बिंदु अगर आँख का हो तो उसका ऑप्शन में आए 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर अनंत, तो आपको ऑप्शन पर जाना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से अब हम लोग चलेंगे कि दूसरा पॉइंट है दूर बिंदु। दूर बिंदु वह है कि आँखों के सबसे दूर वह बिंदु जहाँ पर रखी गई वस्तु ठीक तरह से दिखाई देती है, उसे दूर बिंदु कहते हैं। निकट में निकट रखा रहता है, दूर में दूर रखा रहता है, उसी को हम लोग दूर बिंदु कहते हैं। समांतर आँख के दूर के बिंदु अनंत होता है। और जो अनंत होता है, यहाँ से क्वेश्चन एक बार बार आता है एग्जाम में कि समान आँख के दूर बिंदु कितना सेंटीमीटर का होता है। तो इसका बाबू आंसर 25 की जगह नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, अनंत होगा। उसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे कि दृष्टि विस्तार या दृष्टीय पटल। तो इसमें है कि निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टीय विस्तार एवं दृष्टीय परिसर कहते हैं। समान आँखों के लिए निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच रखी हुई वस्तु को ठीक तरह से दिखाई देता है, उसी को हम लोग कहते हैं दृष्टीय विस्तार या दृष्टीय परिसर। और दृष्टीय परिसर और विस्तार दोनों का एक ही नाम है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। दृष्टीय विस्तार या दृष्टीय परिसर है, दोनों का आंसर एक ही होगा। ध्यान पूर्वक आप लोग ध्यान दीजिएगा इस पर। आगे है उसके बाद में असमंजन क्षमता। आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलता रहता है, उसी को हम लोग असमंजन क्षमता कहते हैं। आँख क्या करता है कि अपनी क्षमता को, फोकस दूरी को, जैसे जैसे हम लोग एज गिरता जाता है हमारे, तो आँख की समंजन क्षमता कम होती जाती है, उसी को हम लोग असमंजन क्षमता कहते हैं। जिसके कारण नज़दीक रखी वस्तु को ठीक तरह से दिखाई देती है। आँख की ऐसी क्षमता को असमंजन क्षमता कहते हैं। समान आँख के लिए असमंजन क्षमता 4 डायप्टर यानी 4D यानी लेंस के जो क्षमता होता है वो 4 डायप्टर का होता है, और उसे इंग्लिश में डायप्टर कहा जाता है। और डायप्टर जो है लेंस के क्षमता का SI मात्रक भी है। अब हम लोग यहाँ से अगला पॉइंट पर चलेंगे, दो आँखों के होने वाले लाभ। एक आँख के दृष्टि दोष लगभग 150 डिग्री होता है, 150 डिग्री होता है दृष्टि क्षेत्र। और दो आँखों के दृष्टि क्षेत्र लगभग 180 डिग्री होता है, अर्थात हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। एक आँख है वो 150 डिग्री का होता है, और दूसरा आँख का जो दृष्टि क्षेत्र जो होता है दोनों का, वो 180 डिग्री का होता है, अर्थात हमारा दृष्टि क्षेत्र बढ़ जाता है। अगला जो है वो है, नोट में एक बात को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ऐसे पशु या पक्षी जिनके दोनों आँख सिर के किनारे पर होते हैं, उनका दृष्टीय क्षेत्र लगभग 360 डिग्री यानी सबसे अधिक होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि मैना एक पक्षी है जो झटके से अपने गर्दन को आँख की ओर मोड़ देती है, तो वो 360 डिग्री पर मुड़ती है। उसी तरह से अगला पॉइंट है दृष्टि दोष। जब आँख के नज़दीक रखी वस्तु या दूर रखी वस्तु को ठीक तरह से दिखाई नहीं देता है, उसे दृष्टि दोष कहते हैं। दृष्टि दोष
कितने प्रकार के होते हैं और उसके कारण क्या है आगे हम लोग देखेंगे। आँख की स्पंदन क्षमता समाप्त हो जाती है। कारण यही है कि वहाँ से आँख की स्पंदन क्षमता समाप्त हो जाता है। ये दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जाड़ा दृष्टि दोष। इसके और एक नाम से जाना जाता है तीनों को, जो एक नाम है मायोपिया, दूसरा है दूर दृष्टि दोष का और नाम है हाइप्रोमेट्रोपिया, और जाड़ा दृष्टि दोष का एक नाम है जिसका नाम है प्रेसबायोपिया। और इसके बाद में अब हम लोग इसके अगला चलते हैं। अब हम लोग यहाँ से निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, आप लोग के एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछता भी है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण क्या है, तो यहीं से देखिएगा। जब आँख के नज़दीक रखी वस्तु को ठीक तरह से दिखाई देती है लेकिन दूर की रखी वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण क्या है, इसका कारण को भी समझेंगे। तो कारण है इसका नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, जिसके कारण नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस मोटा हो जाता है और जिसके कारण उसकी फोकस दूरी घट जाती है। जब हमारी फोकस दूरी घट जाएगी तो देखने में कठिनाइयाँ होती है और लंबा गोलक हो जाता है और लेंस के रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है। तो वो सब किसका कारण है, तो निकट दृष्टि दोष का कारण है। इसके उपचार में हम चलेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के मतलब होता है कि दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो बने चश्मे के द्वारा ठीक किया जाता है, इसको चश्मा में लगाकर लेंस को और चश्मा का प्रयोग करने से हमारा निकट दृष्टि दोष दूर हो सकता है। अगला है दूर दृष्टि दोष, जब आँख के दूर रखी वस्तु को ठीक तरह से दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष में दूर के वस्तु ठीक दिखाई देती है लेकिन नज़दीक के रखी वस्तु ठीक से नहीं दिखाई देने के कारण उसे दूर दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा आप लोग कि निकट हो तो निकट की रखी वस्तु कहाँ दिखाई देता है, तो निकट के रखी वस्तु निकट की ओर दिखाई देता है लेकिन दूर के वस्तु नहीं दिखाई देता है। और दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर के वस्तु दिखाई देगा लेकिन निकट के वस्तु नहीं दिखाई देगा। और इसके दूर दृष्टि दोष के कारण भी क्या है, तो नेत्र गोलक छोटा हो जाता है जिसके कारण नेत्र लेंस की रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। और दूसरा है कि नेत्र लेंस पतला हो जाता है जिसके कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है। जब पतले हो जाते हैं तो उसकी फोकस दूरी ऑटोमेटिक बढ़ जाती है और उसमें निकट दृष्टि दोष में घट जाती थी। यही इसका मुख्य कारण है। और इसके उपचार के लिए चश्मा में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब पूछता है कि दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। बहुत अच्छा से अगला आप चलेंगे आगे पेज पर, जिसके कारण नजदीक रखी वस्तु और दूर रखी वस्तु को ठीक तरह से दिखाई देता है। अब हम लोग उसका अगला तीसरा जो है जाड़ा दूर दृष्टि दोष। उम्र ढलने के साथ वृद्ध जनों माने बूढ़े लोग की आंखों की समंजन क्षमता समाप्त हो जाती है। समंजन क्षमता समाप्त हो जाता है तो नज़दीक की रखी दूरी ठीक से नहीं दिखाई देती है। तो देखिए नहीं दिखाई देने के कारण इसी दोष को जाड़ा दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, तो इसके कारण को हम लोग समझेंगे। तो कारण है कि उम्र ढलने के कारण मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और स्पंदन क्षमता समाप्त हो जाती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जाड़ा दूरदृष्टि दोष के कारण क्या है, तो उम्र ढलने के कारण आंखों की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और स्पंदन क्षमता कम हो जाता है। उसी के कारण हमें जाड़ा दृष्टि दोष हो जाता है। आगे है कि उपचार, तो उपचार के बारे में समझेंगे। तो जाड़ा दूरदृष्टि
दोष के दूर करने के लिए अवतल और उत्तल दोनों लेंस का उपयोग किया जाता है। इसे द्विफोकसीय और बाईफोकसीय लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है। यानी एक बात है कि आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग एक ही चश्मा में किस दृष्टि दोष में किया जाता है, तो वो होगा जाड़ा दूरदृष्टि दोष। आगे हम लोग इसको बाद में ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा हमारे साथ, और आप लोग भी कमेंट उमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद में जैसे क्वेश्चन है कि समान समान नेत्र के लिए निकट बिंदु होता है, तो भाई अभी बताए थे कितना, 25 सेंटीमीटर। समान नेत्र के दूर बिंदु होता है कितना, अनंत, अभी आप लोग को बताए थे। और उसके बाद में है कि समान दृष्टि दोष के व्यक्षों के लिए स्पष्ट दृष्टि दूर की न्यूनतम कितनी होती है। समान दृष्टि व्यक्ष के लिए स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी होती है लगभग कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद में हम लोग फिर से अभी समान दृष्टि के व्यक्ष के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी, अभी आपको बताए थे अनंत। निकट दृष्टि दोष के निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा, आपको मान लीजिए कि निकट दृष्टि दोष है तो आप किस लेंस का चश्मा पहनेंगे तो आपको दूर होगा, तो वो होगा बाबू अवतल। क्या होगा, अवतल, ध्यान दीजिएगा। दूरदृष्टि दोष के निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, उत्तल। उसके बाद में और उसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग क्या क्वेश्चन है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी आंसर बताइएगा कि जाड़ा दूरदृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है, तो वो होगा बाईफोकल। किस दृष्टि दोष को अवतल लेंस से बने चश्मे के द्वारा ठीक किया जाता है, अवतल है भाई, निकट। उसके बाद में आगे है कि किस दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से बने चश्मे के द्वारा ठीक किया जाता है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा उत्तल। आप लोग देख लीजिएगा, हम लिख चुके हैं उत्तल। उसके बाद में आगे अब देखिए, उसके बाद में किसी दृष्टि दोष के अवतल और उत्तल दोनों लेंस के बने द्विफोकसीय लेंस यानी बाइफोकल द्वारा संशोधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो भाई निकट कहते हैं, देखिए दूरदृष्टि दोष कहते हैं, कि देखिए जाड़ा दूरदृष्टि दोष, मोतियाबिंद क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोग का होगा जाड़ा दूरदृष्टि दोष। उसके बाद में यहाँ से क्वेश्चन है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 के ए सेट में पूछा भी है क्वेश्चन कि शब्द को कि छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे, तो इसके लिए आपका होगा 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस। उसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि और आगे हमारा आप लोग के लिए मैं कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसको इस आगे करा चुका हूँ, उसको आप लोग कीजिएगा घर में कि दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 2021 के फाइनल एग्जाम में पूछा है, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या कारण है, और इस दृष्टि दोष को कैसे संशोधित किया जाता है, 2020 के ए सेट फाइनल में पूछा गया है। आप लोग घर में इसको क्वेश्चन को कीजिएगा। उसके बाद में हम लोग टॉपिक का नाम है वर्ण विक्षेपण, तो वर्ण विक्षेपण में गए हैं, टॉपिक के नाम है, तो उसमें है कि श्वेत प्रकाश के 7 रंग। तो भाई सबसे श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण होता है, वे 7 रंग हैं, सातों रंग के नाम सुनिएगा, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, यही 7 रंग श्वेत से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे प्रिज्म। प्रिज्म क्या है या किसे कहते हैं उसके बारे में समझिए। किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच के पारदर्शिक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं या प्रिज्म क्या है, अगर क्वेश्चन आए आपको एग्जाम में तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। किसी कोण पर झुके दो समतल सतहों के बीच के पारदर्शिक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। प्रिज्म कहते हैं, उसके पहला टॉपिक का नाम है, पहला है उसका पॉइंट, दोनों समतल सतह के अपवर्तक सतह कहते हैं। दोनों अगर एक समतल हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग सतह को अपवर्तक सतह कहते हैं।
दो समतल सतहों के मिलने वाले किनारे को अपवर्तक सिरा कहते हैं। तीसरा, अपवर्तक सिरा के विपरीत सतह को आधार कहते हैं। उसके बाद में आप लोग के बीच हम प्रिज्म को भी दिखाते हैं। प्रिज्म में कितने सतह होते हैं, आपसे क्वेश्चन मैं एक पूछ रहा हूँ, तो प्रिज्म में 5 सतह होते हैं। देखिए ये जो है अपवर्तक सतह है आप लोग के बीच, अपवर्तक सतह है। अपवर्तक सतह में अपवर्तक सतह, अपवर्तक सिरा, अपवर्तक सतह, और यहाँ प्रिज्म में जो ये पूरा मिलकर प्रिज्म बनाया, ये इसका आधार होता है। कोई चीज़ को हम लोग बनाते हैं तो उसका आधार भी होता है। उसके बाद में आधार के बाद प्रिज्म। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग के कुछ चीज़ हम दिखाना चाहते हैं जो है हम लोग के पास, कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। यहाँ देखिए आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक चित्र के माध्यम से देखिएगा, आपको बताते हैं कि चित्र के माध्यम से कि ABC, यानी इसमें आपका ABC A और BC एक प्रिज्म है। ये ABC यहाँ से ऐसे आइए, एक मिनट, यहाँ से ऐसे इस प्रकार से एक मान लीजिए प्रिज्म है, और प्रिज्म है तो कोण A जो है प्रिज्म का कोण है, एंगल ऑफ प्रिज्म। और उसके बाद में P और Q क्या है, आपतित किरण है। ये P और Q जो है आपतित किरण है, और QR अपवर्तित किरण। QR देखिए यहाँ से जा रहा है Q और यहाँ से जाकर मुड़ जा रहा है, तो ये हो गया आपका अपवर्तित किरण। उसके बाद में अपवर्तित किरण के बाद में आगे टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा, क्या पॉइंट में है, RS एक निर्गत किरण है, और उसके बाद में विचलन कोण एक है। विचलन कोण क्या है और किसे कहते हैं उसका डिफिनेशन को समझेंगे। जब आपतित किरण के आगे की ओर और निर्गत किरण के पीछे की ओर बढ़ते हैं तो उन्हें दोनों के बीच के बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। देखिए जब आपतित किरण के आगे की ओर और निर्गत किरण के पीछे की ओर बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच के बनने वाले विचलन, देखिए आगे ध्यान दीजिएगा, विचलन कोण को डेल्टा से दर्शाते हैं, और डेल्टा से दर्शाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद में विचलन कोण क्या है, विचलन कोण किसे कहते हैं उसको बारे में हम लोग ध्यान देंगे। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से गुजरती है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है तो प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश के इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसके बाद में काटे पड़ेगा, जो कलर है हमारा इस प्रकार से है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है तो श्वेत प्रकाश से जाकर तो वो 7 रंग में भी विभक्त किया है, जो है R से रेड यानी लाल, ऑरेंज नारंगी, येलो पीला, ग्रीन जो है तो हरा, ब्लू नीला, इंडिगो जामुनी, इस प्रकार से कलर है। और उसके बाद में हम लोग आगे वर्णपट किसे कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है और होकर अलग अलग हो जाती है। वही प्रकाश की इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण यानी वर्णपट किसे कहते हैं और वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग ध्यान दे रहे हैं। तो जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसी घटना को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्णपट किसे कहते हैं, तो पर्दे पर प्राप्त 7 रंगों की पट्टी को वर्णपट कहते हैं। देखिए वर्णपट आप लोग को दिखा रहे हैं कैसे वर्णपट हुआ है और क्या क्या है इसमें, आप लोगों को अच्छा से ध्यान दीजिएगा। वर्णपट के 7 रंग वही है, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल।
वर्णपट के कारण रंगों का विचलन और झुकाव। तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो लाल रंग के किरण का विचलन का झुकाव सबसे कम और बैगनी रंग के किरण का विचलन झुकाव सबसे अधिक होता है। उसके बाद में वर्ण के रंगों की चाल स्पीड, जो लाल रंग के किरण की चाल सबसे अधिक होता है और बैगनी रंग के सबसे कम होता है। वर्णपट के रंगों का तरंगदैर्घ्य, लाल रंग के किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है और लाल रंग के सबसे अधिक होता है तरंगदैर्घ्य, लेकिन बैगनी रंग के किरण का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और सबसे पॉइंट के यहाँ बारे में थोड़ा सा समझिएगा कि तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं और एक तरंगदैर्घ्य बराबर कितना होता है, आप लोग को बीच बताने जा रहा हूँ और ध्यान से पूर्वक अच्छा से देखिएगा। आप लोग को साफ साफ लगता होगा, हमें विश्वास है, और आप लोग भी हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। तरंगदैर्घ्य किसी रंग के विशेष गुण का होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है वह रंग ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, और जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है वह रंग कम दूर तक दिखाई देता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा वो बहुत अधिक तक दिखाई देता है, और जिसका कम होता है वो बहुत नज़दीक तक ही दिखाई देता है। तरंगदैर्घ्य लेम्डा से दर्शाया जाता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक मीटर होता है और समान प्रकाश के तरंगदैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। अब हम लोग यहाँ से इंद्रधनुष के बारे में पढ़ेंगे। इसी पार्ट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेनबो। जो इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के एक सुंदर घटना है, जो वायुमंडल में उपस्थित वर्षा के बूंद छोटे छोटे प्रिज्म की तरह व्यवहार करता है। जब सूर्य का प्रकाश इन वर्षा के बूंदे से गुजरता है तो उसका अपवर्तन होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। तीसरा होता है कि कुल आंतरिक प्रवर्तन होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद में यह सूर्य के विपरीत दिशा में वृत्त के चाप के रूप में नजर आता है। उसके वृत्त के चाप की तरह नजर